नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। प्रवासी मजदूरों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बस हो या ट्रेन, मजदूरों से किराया नहीं लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किराया राज्य सरकारें उठाएंगी। रेलवे से भी उन्हें खाना पानी मुहैया कराने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे वक्त में आया जब मजदूरों को लेकर राजनीति लगातार गर्मा है। आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि लगता है मजदूरों और आम लोगों की सिसकियां सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही। उन्होंने 6 महीने तक सब परिवारों को 7,500 रुपए देने की मांग दोहराई है। कांग्रेस ही नहीं और विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर मजदूरों को लेकर सवाल उठा रही। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अब तक आम आदमी के लिए राहत के जो इंतजाम किए वो नाकाफी है। दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि मजदूरों की पूरी मदद की गई और विपक्ष संकट काल में भी राजनीति कर रहा है, नकारात्मकता फैला रहा है। हमारा सवाल यह है कि अगर सभी मजदूरों और आम आदमी के सगे हैं तो फिर उनको ठगा किसने? साथ ही क्या ये जो राजनीति है वो मजदूरों को नया वोट बैंक बनाकर साधने की राजनीति है? आज की बहस में हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे। दोनों सांसद हैं राज्यसभा के। हमारे साथ बीजेपी से होंगे सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी से होंगे संजय सिंह। आप दोनों का स्वागत है। दोनों के साथ दंगल की शुरुआत करेंगे, लेकिन उनके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। आम आदमी की व्यथा पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का राजनीतिक हमला तेज होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो ये वीडियो संदेश जारी किया है उसमें सरकार से खजाना खोलने और 6 महीने तक जरूरतमंदों के अकाउंट में 7,500 रुपए महीने और तुरंत 10,000 रुपए देने की मांग की है। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दे। विपक्ष का हमला ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर श्रमिक ट्रेन में यात्रा करने वाली एक महिला की लाश और पास पड़े उसके मासूम बच्चे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसी तस्वीरों से मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। हालांकि इसमें महिला के पहले से अस्वस्थ होने की भी रिपोर्ट्स हैं। रेलवे ने एक-एक कर उन रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें श्रमिक ट्रेनों में यात्रा कर रहे लोगों की मौत की खबरें आई हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर दूध न मिलने से 5 साल के बच्चे की मौत को रेलवे ने गलत बताया। श्रमिक ट्रेन में मुंबई से मंडुआडीह आए 2 व्यक्तियों की मौत पर भी रेलवे ने कहा कि ये दोनों पहले से बीमार थे। इसी तरह फिरोजाबाद से आए 4 लोगों की मौत को भी रेलवे ने अपनी सफाई में कहा कि ये खबरें भ्रामक हैं। रेलवे श्रमिक ट्रेनों के डाइवर्ट होने की खबरों को भी रूटीन बताया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिक ट्रेनों से आने वाले मजदूरों का किराया राज्यों को ही वहन करने का आदेश दिया है। उधर मजदूरों की व्यथा पर बीजेपी भी विपक्षी दलों वाले राज्यों की सरकारों को कोस रही है। और हमारा ये मानना है कि देश के करोड़ों लोगों तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैम का जो विषय है, जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक करके पारदर्शी तरीके से देश के संसाधनों को देश के गरीबों तक पहुंचाया गया है। दुर्भाग्य से काम 70 सालों में कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया था और हमारी सरकार ने इस महामारी के दौरान इन सभी विषयों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है और उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक पूरा संकल्प सरकार ने रखा है, उन सब को लेकर के हम आगे जाएंगे। कोरोना दशकों का सबसे बड़ा संकट लेकर आया है, लेकिन कुछ दिनों की मुरव्वत के बाद जिस तरह राजनीति शुरू हुई उसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान आज होंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं। कोई शोर शराबा नहीं, 1.5 मिनट तक दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे और दोनों इस मामले को लेकर
अपनी पार्टी की राय, सरकार और विपक्ष की राय देश के सामने रखेंगे। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे है, आज तो अच्छा लग रहा होगा, कोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार दे ट्रेन का किराया। रोहित जी, इसमें अच्छा लगने की कोई बात नहीं। राज्य सरकारों पर तो हम 15% का अधिभार भी नहीं डालना चाहते थे, हम तो पूर्णतः अपने ऊपर लेना चाहते थे। वो केवल इसलिए आवश्यक था ताकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए और कुछ जिम्मेदारी का वहन करने के लिए, चूंकि वहां पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, यह व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन ही सुनिश्चित कर सकता है, इसलिए आवश्यक। जहां तक अन्य आप बात कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा, गरीब लोगों को राशन का अनाज उपलब्ध कराने के अलावा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो भी अनाज उपलब्ध कराया गया वो पूर्णतः निःशुल्क कराया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, कई बार राज्य ये कहते हैं कि हमारा जीएसटी का हिस्सा नहीं मिला। जीएसटी काउंसिल की पिछले 3 महीने में बैठक नहीं हुई है और इस कारण से किसी भी राज्य को नहीं मिला। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, परंतु जो वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का हिस्सा होता है, 1 अप्रैल को, जबकि हमें पता था लॉकडाउन है और अब उसमें अभी कुछ हुआ भी नहीं, परंतु जो हिस्सा था वो तत्काल दे दिया गया। इस समय राष्ट्रीय आपदा अधिनियम यानी नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, तो उसके तहत स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड भी दिया गया। तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई आशंका, किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु का भाव नहीं है। मजदूरों के साथ जो कष्ट हो रहा है वो हमारे लिए व्यथित करने वाला है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब शुरू में बसें चली थी, 2-3 दिन के अंतराल के बाद यह निर्णय हुआ कि ट्रेनें चलेंगी, तब सारा हो हल्ला इस बात में था कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही। और जब ट्रेन चली तो आपने देखा हमारे प्रमुख विपक्षी दल के लोग बसें लेकर आ गए। तो ये स्पष्ट दिखता है कि ट्रेन हो या बस, इनके मन में सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय। और अंत में कहूंगा, अभी आप सोनिया जी की बाइट दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा कि 7,500 दे देने चाहिए, ये वगैरह वगैरह, फिगर कहां से नहीं कर सकते, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है, जहां देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र, कितना दे दिया आपने? दूसरा सबसे समृद्ध राज्य उत्तर भारत का पंजाब, कितना दे दिया आपने? और जहां आपने वादा किया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, चलिए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, राजस्थान में 1.5 साल से ऊपर सरकार है, बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे समय में, जब संकट का समय है, पूरा विश्व एकजुट होकर लड़ रहा है, दुर्भाग्य से भारत में विपक्ष वो एकजुटता दिखाने में नाकाम है। संजय सिंह, क्या महामारी की स्थिति में भी विपक्षी पार्टियां वोट बैंक जुटाने की कोशिश में लगी हुई हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए रोहित जी, आरंभ से इस पूरे विषय को अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस कोरोना संकट से हमको एक साथ मिलकर लड़ना है और सारी विपक्षी पार्टियां, पूरा देश एकजुट होकर केंद्र सरकार के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ और उन्होंने ये माना भी कि आज इस लड़ाई में सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर चल रहे हैं। समस्या कहां से शुरू हुई? जब प्रवासी मजदूरों का मामला आया और प्राथमिकताओं की तय करने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई और उसने ये दिखाया कि हम गरीब विरोधी पार्टी हैं, हम अमीरों के पक्ष में खड़े रहने वाली पार्टी हैं। हवाई जहाज से, विदेशों से हम हिंदुस्तान लोगों को ला सकते हैं, लाइए, अच्छी बात है, लेकिन पैदल चलने वाले, सड़क पर चलने वाले, रेलवे ट्रैक पर चलने वाले, हाईवेज पे चलने वाले, उन पैदल चलने वाले मजदूरों की, माताओं बहनों की, मासूम बच्चों की चिंता सरकार को नहीं है। ये बार बार बात उठाने के बाद जब देखा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उस पर लोगों ने सवाल उठाना खड़ा किया। अब जहां तक आप अपने इंतजाम की बात करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं हैं, 68,000 करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपए आपने पिछले साल पूंजीपतियों का राइट ऑफ कर दिया। इन मजदूरों के किराए के नाम पर आपको कोर्ट के फटकार की जरूरत पड़ रही है। अरे भाई, 85% आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी ओर से देगी, 15% राज्य सरकार देगी। ये तो बहुत छोटी सी बात थी रोहित जी। एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एग्रीमेंट हो जाता, मजदूर बिना पैसे के जाते, जितने मजदूर जाते उसका रियंबर्समेंट राज्य सरकार से ले लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मजदूरों को बार बार तंग किया गया और सूरत से कानपुर का किराया 650 रुपए, सूरत से अमेठी का किराया, रायबरेली का किराया 650 रुपए, 800 रुपए, मुजफ्फरपुर का किराया दिल्ली से 550 रुपए,
ये 15% कैसे हुआ? सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो यहां पर बता दें कि 15% 550 और 650 रुपए किराया होता है क्या सामान्य दर्जे का? दूसरी बात, आपने जो श्रमिक ट्रेनें चलाई, ऐसा लग रहा है, माफ कीजिएगा मुझे ये बात कहते हुए तकलीफ भी हो रही है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे केंद्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने तय कर लिया कि मजदूरों को सबक सिखाना है और 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। हिंदुस्तान के इतिहास में, आज तक के रेलवे के इतिहास में कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाए, 10 लोगों की जान चली जाए भूख से, प्यास से, अव्यवस्थाओं के कारण। आपकी 2 दिन में पहुंचने वाली ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। जो ट्रेन पटना पहुंचनी चाहिए वो पुरलिया पहुंच जा रही है। जो ट्रेन बस्ती पहुंचनी चाहिए वो गाजियाबाद पहुंच जा रही है। जो ट्रेन दरभंगा पहुंचनी चाहिए वो कहीं और पहुंच जा रही है। ये आपके रेलवे का इंतजाम है। और रेल मंत्री जी रात में 2 बजे तक विपक्षी पार्टियों को ट्वीट कर करके जवाब देते रहते हैं। उनको उस मासूम बच्चे की चिंता नहीं है जो मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे अपनी माँ के सर के ऊपर जो चादर था उसको बार बार उठा रहा है। उस बेजान जिंदगी के बारे में उसे पता नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। इन रेलवे मंत्री को चिंता नहीं कि 2 दिव्यांग ट्रेन में सफर करते हुए भूख और प्यास से मर गए। रेल मंत्री पूरी तरीके से फेल मंत्री साबित हुए हैं और उसके ऊपर केंद्र सरकार न कोई कार्रवाई करने को तैयार है, न कोई एक्शन लेने को तैयार है। हमने पत्र लिखा कि जो लोग इन जिंदगियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं उन पे FIR दर्ज कीजिए, उन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप करना कुछ नहीं है और ट्रेनें चलाने के नाम पे सिर्फ राजनीति। किसने राजनीति शुरू किया रोहित जी? बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तीनों विपक्षी पार्टियों के बारे में, सरकारों के बारे में बार बार आवाज उठाई गई, बार बार केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा आरोपित किया गया। हमने राजनीति नहीं शुरू। सुधांशु जी जवाब। देखिए, संजय सिंह जी ने बात यहाँ पे कही थी श्रमिकों के साथ राजनीति, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ बाकायदा आधिकारिक रूप से सबसे पहले राजनीति कब शुरू हुई? जब दिल्ली के श्रमिकों से ये कहा गया कि आप चले जाइए, यूपी के बॉर्डर पे आपके लिए बसें तैयार खड़ी हैं, और ये तो आपके सरकारी सूत्रों तक से कह दिया गया, तो वहां से राजनीति शुरू हुई। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ। इस देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। मुंबई है, गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब। सबसे ज्यादा मुंबई और दिल्ली में दूसरे राज्यों से आकर प्रवासी रहते हैं। अब इस 4 में 3 जगह तो हमारी सरकार नहीं है। सर्वाधिक समस्याजनक यदि दृश्य दिखा तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, फिर दृश्य दिखा तो मुंबई में दिखा। अब इन दोनों क्षेत्रों की स्थितियों के लिए जो संजय सिंह जी ने बात किया, शब्द बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया कि जैसे सबक सिखाने की बात थी, मैं तो यह पूछना चाहता हूं भाई, दिल्ली की सरकार और मुंबई में जो सरकार है, यदि वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती तो क्या यह संभव था कि इस तरीके से व्यथित होकर, कष्ट से बिलबिलाकर वह श्रमिक बाहर निकलना शुरू करते? आज भी आप मुंबई में देखिए क्या स्थिति, जिस ढंग से लोग आकर रेलवे स्टेशन के ऊपर 10-10, 12-12 दिन से पड़े हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रेनों के भटकने की बात कही गई, देखिए ये कई लोगों के द्वारा कही जाती है, परंतु यह बात सबको समझना चाहिए कि यह एक प्रकार के हास्यास्पद आरोप है। ट्रेन चलती है, वो तय होता, हाँ रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है, यदि एक रूट पर जरूरत से ज्यादा ट्रेनें हो गई हैं तो इस कारण से कई जगहों पे रूट को परिवर्तित करना पड़ा। कई जगहों पर यह स्थिति बनी है कि एक ट्रेन में कोई एक ही स्थान के सारे मजदूर नहीं है, तो अलग अलग स्थान के हैं, तो किसी एक श्रमिक को लगता है कि यहाँ पर ट्रेन पहुंची, इस कारण से अव्यवस्था हुई। और अव्यवस्था की जहां तक बात है, आपने एक बात कही श्रमिकों के साथ, मैं पुनः ईमानदारी से याद दिलाना चाहता हूं, न हमारी बात मानिए न अपनी बात मानिए। राहुल गांधी जी ने अभिजीत बनर्जी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है, उनसे संवाद किया था और संवाद में प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा उठाया था। मुंबई का विशेष रेफरेंस था। क्या बोला था उन्होंने? कि यह स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है। न्यायालयों का संदेश भी उसी प्रकार का आया। और फिर मैं कहूंगा, संजय सिंह जी अन्यथा मत लीजिएगा, केजरीवाल जी सबसे बड़े मुख्यमंत्री यह रहे जो सबसे ज्यादा टीवी पे नजर आते रहे, वो बताते रहे कि हम ये कर रहे हैं, और एक नहीं कहीं अनेक बार देश ने सुना कि उन्होंने कहा 70 लाख लोगों को हम रोज भोजन करवा रहे हैं। वैसे 70 लाख लोगों का भोजन दिल्ली में कौन सी रसोइयों में बन रहा था, क्योंकि उसको बनाने के लिए तो हजारों रसोइयां चाहिए होंगी, वह अपने आप में एक समस्याजनक था। जहां तक राज्यों की बात है, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। चलिए, हमारे राज्य और आपके राज्य तो अलग छोड़ दीजिए, मुंबई से छत्तीसगढ़ जाना हो, वहां से भी भारी संख्या में श्रमिक आते हैं, तो दोनों ही कांग्रेस शासित राज्य हैं, कोई समस्या थी क्या जाने में? तब वहां एक आदिवासी बच्ची की डेथ कैसे हो जाती है?
छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड चले जाइए, वहां से भारी संख्या में प्रवासी मजदूर आते हैं, वहां तो कोई भाजपा शासित राज्य नहीं है। वहां से पश्चिम बंगाल चले जाइए, यहां पर कोई समस्या नहीं है। तो वास्तविकता क्या है कि श्रमिकों के वास्तविक हित की बजाय राजनीति करने में अधिकांश विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इसमें अधिक रुचि ले रही है, बजाय श्रमिकों की। जहां जहां सरकारें हैं वहां रहकर एक सवाल मैं पूछ रहा सरकारों हूं से समस्या समाधान। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है। क्या आप ये कह सकते हैं दिल पे हाथ रख के कि सब कुछ स्मूथली हुआ, किसी श्रमिक को, किसी मजदूर को कोई परेशानी नहीं हुई, या आपको दिखाई दिया कि श्रमिकों की स्थिति वाकई बड़ी खराब हो गई, तब आपको मजबूरन ये फैसले लेने पड़े कि बस भी खोलें और ट्रेन भी खोलें? रोहित जी, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। जब आज पूरा विश्व मानव जाति के ज्ञात इतिहास के सबसे व्यापक संकट का सामना कर रहा है, जो किसी की कल्पना में परे था। 5000 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जब से मनुष्य जाति की उपलब्ध है, तब से ऐसा कोई संकट नहीं 200 देश झेल रहे हो। वहां पे कोई ये सोचे कि कोई भी व्यवस्था बड़ी स्मूथ, सुखद और सहज रूप में होती रहेगी, तो मेरे विचार से यह विचार बेईमानी है। यह देखना चाहिए कि इस कठोर दुर्धर्ष परिस्थितियों में केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार कितने बेहतर तरीके से इस कार्य को अंजाम दे सकती। ठीक, संजय सिंह बोलिए। देखिए, पहली बात तो सुधांशु जी ने जो सवाल किया कि 10 लाख लोगों का खाना कहां बन रहा है, कई टीवी चैनल्स ने जाकर रिपोर्टिंग की है, उन स्थानों को देखा है जहां पर रसोइयां चल रही है। सुधांशु जी, दिल्ली में 2500 स्थानों पर रसोइयां चल रही हैं और वहां पर खाना भेजा जा रहा है। 2500 सेंटर्स पे भोजन दिया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी एक दिन का समय निकालकर देखें। मेरा बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल है, 26 तारीख से मार्च से आप लोग पूरे देश में 5 करोड़ लोगों को 1 करोड़ कार्यकर्ता खाना खिलाने वाले थे, प्रति कार्यकर्ता 5 थाली के हिसाब से। आज 60 दिन से ज्यादा हो गया है, 300 करोड़ थाली आप लोग पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को अगर खिला चुके हो, तो वो सच्चाई भी जरा लोगों को बता दीजिए। कहां से 300 करोड़ लोगों को 300 करोड़ थाली आप लोग अब तक खाना खिला चुके हैं? हमारी तो हमने कह दिया, आप जाकर देख लीजिए। दूसरा विषय आपने उठाया कि रेलवे के ट्रैक बिजी हैं। ये दलील केंद्र की रेल मंत्रालय की ओर से कई बार आ चुका। मुझे लगता है कम से कम सुधांशु जी के मुंह से तो ये बात मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी दलील देंगे। अरे भाई, 19,000 ट्रेन हिंदुस्तान की ट्रैक पे चलती है। 19,000 ट्रेन जब चलती है तब रेलवे का ट्रैक बिजी नहीं होता। आप 110 ट्रेन प्रतिदिन के औसतन आप चला रहे हैं। 24 दिन में आपने 2600 ट्रेन चलाई है, आपके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। और आप कह रहे हैं कि रेलवे की ट्रैक बिजी है, इसलिए रूट हमने डाइवर्ट कर दिया। यह दलील आपकी कोई मानेगा क्या? और आप एक चीज देख लीजिए, रोहित सरदाना जी खुद से पूरे समय, अभी सुधांशु जी ने आपके सामने मुंबई का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, मुंबई का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया, गुजरात भूल गए, सूरत में, अहमदाबाद में, कच्छ में। अरे वहां पर तो उत्तर भारतीय मजदूरों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पीटा गया, और जिन लोगों से पैसा लिया गया झारखंड के मजदूरों से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम आया, 1,16,000 रुपए लिया गया, टिकट नहीं दिया गया, पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया, उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा था। सबसे ज्यादा असंतोष, सबसे ज्यादा मजदूरों की दिक्कतें अगर कहीं आई हैं तो गुजरात में आई हैं, अहमदाबाद में आई हैं, और अब तो आपके उच्च न्यायालय ने भी कह दिया। उच्च न्यायालय की टिप्पणी सुना होगा सुधांशु जी आपने। उच्च न्यायालय ने कहा गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, वहां पीपीई किट का अभाव है, वहां बेड का अभाव है, वहां के सिविल अस्पताल काल कोठरी में तब्दील हो चुके हैं, और प्राइवेट लैब को गुजरात में किसी भी कोरोना के संक्रमित व्यक्ति की टेस्ट करने की इजाजत नहीं है। यह है गुजरात मॉडल, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटती है। यह आपका गुजरात का मॉडल है। और रेलवे ने तो जो इस देश के मजदूरों के साथ किया है वो अक्षम्य अपराध है, कभी कोई भूल नहीं सकता है। रेल मंत्री ने जिस प्रकार की संवेदनहीनता मजदूरों के प्रति दिखाई है, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के मामले में वो महीनों महीने पैदल चल चल के 1300 किलोमीटर साइकिल चला के एक 13 साल की बच्ची पहुंच रही है, ये दर्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी भी बेशर्मी के साथ रेलवे तमाम दलीलें देने में जुटा हुआ है कि नहीं, ये इस बीमारी से मरा, ये उस बीमारी से मरा। आप अपनी अव्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दिन रात रेल मंत्री
दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र विपक्षी सरकारों को टारगेट करने में लगे रहते हैं। मैं समझता हूं ये चरित्र केंद्र का राज्य सरकारों के प्रति, विपक्षी सरकारों के प्रति ठीक नहीं है कि मदद देने के नाम पे हाथ पीछे खींच लेंगे, राजनीति के नाम पे आरोपित करेंगे। अरे दिल्ली में तो हमने जो श्रमिक जाना चाहते थे, जो प्रवासी जाना चाहते थे, उनके लिए बेहतर इंतजाम करके यहां से भेजने का काम किया। और जिन राज्य सरकारों ने, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं, कहा कि हम टिकट का पैसा नहीं दे सकते, उसका दिल्ली राज्य सरकार ने पैसा दिया। 214 ट्रेनें अब तक हम लोग भेज चुके हैं। संजय जी, और आपने एक बात उठाई, एक चीज समझना चाहता हूं मैं आपसे, इसलिए जा रहे हैं, आप जाके पूछिए, लोग इस संकट में अपने घर जाना चाहते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी, संकट काल में वो अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता घर जाना है, उसको इंतजाम कीजिए। अब तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच ही रहे हैं ना अपने घर। आज तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मामला आ गया। उससे इतर मैं आपसे एक दो चीजें पूछना चाहता हूं, अब जरा इससे आगे बढ़ते हुए। एक, आपने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया, और खासतौर पे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके साथ तो मतलब हद ही कर दी बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल तो तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते सर। आप कह रहे हैं कि ये मदद नहीं करते, किसको सही मानना है, आपको मानना है या केजरीवाल जी को सही मानना है? नहीं, देखिए रोहित जी, आप जो आंकड़े आपके सामने है उसको मानिए, और उस पे अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था 17,500 करोड़ रुपए आपने आपदा राहत के नाम पे बांटा कि इस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकारों को हम मदद देंगे। आप सुधांशु जी से ही पूछ लीजिए, 17.5 रुपए भी दिल्ली को नहीं दिया। तो क्या ये एक राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं है? और उस पे आप कहते हैं कि दिल्ली यूटी है। अरे भाई, बीमारी जहां पे ज्यादा रहेगी वहां ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है हमें। अगर कश्मीर में अगर पाकिस्तान हमला कर देगा तो आप कहेंगे कि यूटी हम मदद नहीं करेंगे। सर मैं यही तो पूछ रहा हूं, कोई आपदा आ जाएगी तो ये आप बात कहेंगे हम अरविंद जी यूटी कहने से क्यों घबरा रहे हैं फिर कि नरेंद्र मोदी हमें मदद नहीं कर रहे? वो तो यहां बैठ के तारीफें करके चले गए कि नहीं बहुत बढ़िया है, हमने तो जो मांगा हमें दिया केंद्र की सरकार ने। बस कैश की बात नहीं की उन्होंने, देखिए, ऐसा पैसे है, की बात नहीं की उन्होंने। ऐसा है रोहित जी, ऐसा है, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का यही धर्म है कि वो केंद्र सरकार के साथ ऐसे समय में मिलकर चले। तो आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, तो वो उन्होंने ये जो अपनी राजनीति जिम्मेदारी का के बड़े बड़े नाम है इस देश के, मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। आपने अपनी जिम्मेदारी कहां निभाई वो बताइए। तो आप हमने आज तो आंकड़ा सामने रखा, 17,500 करोड़ रुपए आपने बांटा। अभी अगला सवाल मैं सुधांशु जी से यही करने वाला हूं जो आपने उठाया कि दिल्ली को पैसा क्यों नहीं मिला। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, क्या आपकी बात से मैं ये समझ लूं कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या और जो भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा, वो सब गैर जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं लगातार? नहीं, गैर जिम्मेदार कहां है? अपने अपने राज्यों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन अगर उस राज्य सरकार को ट्रेन के मामले में रोज घेरा जाएगा तो वो राज्य सरकारें जवाब नहीं देंगी क्या रोहित जी? जब आप दिन रात बंगाल महाराष्ट्र और यहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली का जो नेतृत्व है वो दिल्ली सरकार को रोज रोज टारगेट करेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना पक्ष भी नहीं रख सकते? ठीक है, आज आप बताइए, एक इनके सहयोगी दल के नेता ने आरएमएल हॉस्पिटल की वीडियो डाली और अरविंद केजरीवाल को आरोपित कर रहे हैं। आरएमएल केंद्र सरकार का हॉस्पिटल, ठीक है, आरोपित आप कर रहे हो केजरीवाल जी को। तो आप देखिए किस प्रकार की भावना है। वैसे दिल्ली में आप उपवास करा रहे हो अपने सांसद से वैसे हमारा विरोध करने के लिए। दिल्ली के एक ट्वीट पर मेरी भी नजर गई जिसमें किसी अस्पताल की अव्यवस्था दिखाई गई थी। अरविंद केजरीवाल का जवाब उस पर यह था कि आप हमारी कमियों को ऐसे सामने लाते रहिए, धन्यवाद आपका, हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम कमियों को दूर करते रह सकें। सुधांशु त्रिवेदी, क्या गैर बीजेपी राज्यों को महामारी के समय में भी आप लोग टारगेट करने से चूक नहीं रहे हैं? खासतौर पर महाराष्ट्र, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, खासतौर पर दिल्ली, इन तीन को लेकर उन्होंने शिकायत की है, बोलिए। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जहां तक केंद्र सरकार का प्रश्न है, सभी राज्यों को समान रूप से उन्होंने अब सहयोग दिया है। जो संजय जी ने प्रश्न उठाया, तो वही कुछ मामलों में यह समझना चाहिए, संवैधानिक स्थिति यह है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वह संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस कारण से जो कि उस कैटेगरी में उनको सहायता नहीं मिल सकती जो राज्यों की कैटेगरी में मिलेगी। परंतु यह भी एक यथार्थ है रोहित जी, देश के दो सबसे समृद्ध नगर या राज्य कौन है? मुंबई और दिल्ली। सर्वाधिक सेल्स टैक्स कहां से आता है? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जब आबकारी और शराब की दुकानें खुली और जो भीड़ आई
उसके बाद सारे टीवी चैनल्स ने राजस्व की आय दिखाई ना, तो इन जगहों से तो भारी राजस्व की प्राप्ति, सबसे बेहतर संसाधन, सबसे बेहतर रोड से लेकर बिजली की सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, इंटरनेट की सुविधाएं इन्हीं जगहों पे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यह राज्य यदि अब प्रश्न उठाएं तो अपने आप में ज्यादा चिंताजनक लगता है। हाँ, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, अन्य राज्य जो पिछड़े राज्य हैं विकास की दृष्टि से, उनकी बात अलग है। हाँ, जहां तक आपने ममता जी की बात कही, वो अपने आप में एक विचित्र और अलग प्रकार का केस है। जो मुख्यमंत्री ओपनली ये कहे कि मैंने तो प्रधानमंत्री जी का फोन नहीं दिया, अब आप सोच सकते हैं कि उनसे किसी प्रकार के संवाद या सहृदयता की अपेक्षा की जा सकती है? उनका संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास है क्या? उस पर तो मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी से हमारा सबसे भयानक मतभेद होता था, सबसे ज्यादा वाकयुद्ध है, परंतु इस कालखंड में उस ढंग के शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया है जैसा ममता बनर्जी या अन्य लोगों ने किया है। जहां तक उद्धव ठाकरे जी की बात है, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हम तो किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रहे हैं। रोहित जी, वहां पर राजनीति का पहला कदम कहां से शुरू माना गया? जहां से न्यूज आई शुरू हुई, जब शरद पवार जी महामहिम राज्यपाल से मिले जाके। ये तो हमने नहीं शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कह दिया नारायण राणे किस पार्टी में? गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो यहाँ पर, वो किस पार्टी में? उस पे हाँ, तो हमारी तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्य नेता हैं वहां के, उन्होंने तो कहा कि राष्ट्रपति शासन की तो हमने कोई बात नहीं। तो नारायण राणे का शार्प शूटर है केवल, बिना आदेश के वो अपना बंदूक तान देते हैं किसी पर भी। देखिए, पार्टी की तरफ से ऑफिशियल लाइन वो है जो पार्टी के नेता बोलते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, शरद पवार जी तो अपनी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता है ना। राहुल गांधी जी सर्वोच्च नेता, उन्होंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्निंग, टेकिंग डिसीजन एंड सपोर्टिंग, यानी उन्होंने कहा कि हम समर्थन कर रहे हैं जबकि वो सरकार के हिस्से है। तो जो स्टेटस राहुल गांधी जी का कांग्रेस में, शरद पवार जी का राष्ट्रवादी कांग्रेस में है, क्या वो नारायण राणे जी का आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में? तो मैं तो कह रहा हूं, वहां जो कुछ शुरू हो रहा है वो तो उनके आंतरिक मतभेद के कारण शुरू हो रहा है, उसमें भाजपा का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। संजय सिंह, आपको लगता है लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया फेल हो गई जैसा राहुल गांधी ने कहा? देखिए, इसको अगर आप दुनिया के पैमाने पर देखेंगे तो दुनिया के पैमाने पर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगा कि आज पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग हालत है। लेकिन अगर जांच के मामले में हम लोग अपने आप का अपना खुद से आकलन करेंगे तो उस पर शायद हम लोगों को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। पूरे दुनिया में आज अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है, 1,02,000 लोगों की मौत वहां हो चुकी है। ब्राजील में 25,000 लोगों की जान चली गई है, 27,000 लोगों की जान गई है स्पेन में। और केसेस के मामले में अगर देखें तो हम इस समय दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आ चुके हैं। अगर हम दुनिया के 10 प्रमुख देशों में मौत का आंकड़ा देखें तो केसेस ज्यादा और मृत्यु कम। उसमें रसिया में 3,80,000 केस है, लेकिन वहां पे लोगों की जो मृत्यु हुई है वो 4,142। टर्की में 1,59,000 केसेस हैं और वहां पे जो मृत्यु हुई है लोगों की वो 4,431। दुनिया के टॉप के 10 देशों में आप देखेंगे कि 2 ऐसे देश हैं जहां पर केस हमसे ज्यादा हैं लेकिन मृत्यु भी हमसे कम है। बाकी देशों में केस हमसे ज्यादा है और मृत्यु हमसे कई गुना ज्यादा हुई है लोगों की वहां पे। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे लोगों का जीवन बचाने की दृष्टि से, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत कामयाब रहा है, भारत की सरकार कामयाब रही है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, उसमें सब अपने अपने स्तर पे प्रयास उनका रहा है और ये हमारे लिए एक संतोष की बात जरूर हो सकती है। लेकिन केसेस बढ़ने की जहां तक बात है रोहित जी, इस समय हम लोग टॉप 10 कंट्रीज में मैं समझता हूं पहले दूसरे नंबर पे आ गए, जहां ये पे तो फिर केसेस वापस वहीं आना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि जीवन सामान्य कीजिए, केस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अब इसके साथ जीने की आदत डालिए। आप कह रहे हैं क्योंकि केसेस बढ़ गए इसका मतलब हमारा फेलियर है बहुत बड़ा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तो दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? कोरोना से बचने के जो नियम हैं उसका पालन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, लॉकडाउन कोई अंतहीन समाधान नहीं हो सकता है। आपको जो लॉकडाउन के नियम हैं उसमें चाहे मास्क लगाना हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करना हो और वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो,
इन नियमों का पालन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। दुनिया के तमाम देश अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, लोगों की जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर आप वो उसके बाद हमको कहेंगे करना केस पड़ेगा। बढ़ गए, हिंदुस्तान के अंदर भी फिर आप कहेंगे केस बढ़ गए। केस मैं एक जो नहीं जो तो केसेस बढ़ गए तो उस पर चिंता करके आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे ना भाई। आप ये इस बात से बेपरवाह नहीं हो सकते कि हमें केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम कह देंगे नहीं साहब केसेस नहीं बढ़े। आप और हम 23-24 मार्च के आसपास जब लॉकडाउन का फैसला होने वाला था, मृत्यु के मामले में तब से बात कर रहे हैं। शायद लगातार बीच बीच में आप 2-3 बार आए हैं। तब कितने टेस्ट हो रहे थे देश में और आज कितने टेस्ट हो रहे हैं देश में? आप चाहे दिल्ली को भी तोलेंगे तो खुद में भी फर्क पाएंगे कि उस दिन दिल्ली में कितने टेस्ट हो रहे थे और आज कितने टेस्ट हो रहे हैं। क्या देश उस 70 दिन में, उस 65 दिन में आगे नहीं बढ़ा है उससे? क्या ये कह के खारिज कर देना चाहिए कि केस 1.25 लाख हो गए इसलिए हम फेल हैं लॉकडाउन के 65 दिन में? नहीं देखिए, लॉकडाउन के शुरुआत में जितनी टेस्टिंग हो रही थी उसमें तो आज बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर यहां पे आपको दूसरे देशों से अगर आप तुलना करने जाएंगे तो अमेरिका प्रति 10 लाख 49,000 लोगों की टेस्टिंग कर रहा है और हम प्रति 10 लाख 2400 लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमारी टेस्टिंग निश्चित रूप से कम है अगर आप दूसरे देशों की तुलना करेंगे। तो केसेस बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर केसेस बढ़ेंगे तो लोगों का जीवन भी जाएगा और केसेस बढ़ेंगे। मैं सवाल तो अब सुधांशु से करना चाहता हूं, अफरा तफरी और संकट का लेकिन अब क्योंकि आपने बात छेड़ी तो फिर मुझे एक सवाल आपसे और करना पड़ेगा। वो ये कि आप हिंदुस्तान की तुलना अमेरिका से तुरंत कर लेना चाहते हैं, ये जानते हुए कि आपके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अंतर है, लेकिन दिल्ली की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं करना चाहते। तुरंत आपको याद आ जाता है कि नहीं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उनका हिसाब किताब बहुत अलग है, हमारा हिसाब किताब बहुत अलग है। तो कोई एक फॉर्मूला, कोई एक तरीका, कोई एक एवरेज आउट करके सिस्टम तो निकालना पड़ेगा ना जिसके आधार पर तुलना होगी। ऐसे तो कल को कोई आपके राज्य से अपनी तुलना करेगा और वो बता देगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब देखिए इनका राज्य बड़ा है, हमारा राज्य छोटा है, हमारी तुलना क्यों कर रहे हैं आप इनसे? छोटा जवाब। फिर सुधांशु के पास आ रहा हूं आपके सवाल पूछने के लिए। नहीं आप संजय जी। अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये मैं तुलना, इसमें मैंने टर्की का भी नाम लिया, इसमें मैंने रसिया का भी नाम लिया, इसमें और भी तमाम ऐसे देश हैं जो हमसे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। केसेस वहां आए और वहां पर उसके बाद केसेस नहीं बढ़े। आप अपने बगल के देशों में देख लीजिए, बांग्लादेश से तुलना कर लीजिए ना, ज्यादा दूर मत जाइए आप, बांग्लादेश से ही तुलना कर लीजिए। वहां तो लॉकडाउन भी नहीं किया उन्होंने, केसेस भी कम है और मृत्यु भी कम हुई है वहां लोगों की। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई हम कंपटीशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, एक आईना तो आपके सामने रखना होगा ना। जैसे आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग में अगर हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं तो टेस्टिंग कौन सी ऐसी एडवांस विधि है जो अमेरिका अपना सकता है और हिंदुस्तान नहीं अपना सकता? टेस्टिंग कौन सी ऐसी एडवांस विधि है जो रसिया अपना सकता है, इंडिया नहीं अपना सकता, यूके अपना सकता है, इंडिया नहीं अपना सकता? भाई टेस्टिंग की बात, टेस्टिंग कोई ऐसी अद्भुत चीज तो है नहीं कि जो भारत नहीं कर सकता और अमेरिका कर लिया तो उसके यहाँ बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम इतने कमजोर हैं कि हम टेस्टिंग में भी उनका सामना नहीं कर सकते, उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। तो मैंने टेस्टिंग के मामले में अगर कहा तो कोई टेस्टिंग इतनी बड़ी एडवांस चीज नहीं है और इतनी बड़ी तकनीकी रूप से उनकी उच्च कोटि की चीज नहीं है जिससे हम उनके साथ सामना नहीं कर सकते। ठीक है सर। कल इसी कार्यक्रम में राघव चड्ढा थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि पर मिलियन एवरेज टेस्टिंग की बात होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ है, दूसरे देश की आबादी जितनी हो उस हिसाब से उस टेस्टिंग के आंकड़े को देखा जाना चाहिए। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी ने दो टूक नहीं कहा कांग्रेस पार्टी के नेता की तरह कि लॉकडाउन फेल है या लॉकडाउन पास है। आप क्या कहते हैं इस पर फटाफट से, उसके बाद अगले सवाल। देखिए, पहली बात जो संजय जी ने कही मैं उस पर ऐड करना चाहता हूं। संजय जी, वाकई टेस्टिंग ये बहुत कठिन चीज थी। हम और शायद आप भी उस समय राज्यसभा में थे जब हर्षवर्धन जी ने इसका उत्तर दिया। जब यह महामारी शुरू हुई फरवरी के महीने में तो पूरे देश में इस तरह की टेस्टिंग करने की क्षमता वाली केवल एक लेबोरेटरी थी पुणे में, और जब उन्होंने हर्षवर्धन जी ने उत्तर दिया था उस समय तक 200 हो चुकी थी। आज सैकड़ों लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स भी काम कर रही हैं। तो टेस्टिंग करने की क्षमता सरकार ने इस दरमियान विकसित की। लॉकडाउन का जहां तक प्रश्न है, लॉकडाउन बहुत ही उपयुक्त और मोदी जी की दूरदर्शी नीति के अनुरूप लिया गया निर्णय था। इससे 4-5 फायदे हुए।
पहला फायदा ये हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में जो एक विस्फोट हो सकता था वो विस्फोट नहीं हो पाया। हो सकता हम 1.5 लाख की बजाय आज 20 लाख या 25 लाख के ऊपर हो गए। दूसरा ये अंतर रहा जो मैंने अभी बोला, हमारे पास उस समय टेस्टिंग लैब्स कम थी, इस दरमियान हमने भारी संख्या में टेस्टिंग लैब जुटा ली ताकि अब हम उसकी जांच कर सकें। तीसरा, उस समय हमारे पास बड़े स्तर के उपकरण, वेंटिलेटर से लेके टेस्टिंग किट, सैनिटाइजर और मास्क की जो प्रचुर मात्रा में उपलब्धता थी वह हम सुनिश्चित करने में सफल रहे। चौथा, लोगों को इस दरमियान यह विधिवत समझ में आया, क्योंकि अब जो कोरोना से लड़ाई सिर्फ मेडिकल यानी चिकित्सीय आधार पर नहीं है, इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में एक बदलाव करना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी लड़ना पड़ेगा। तो लोगों को मनोविज्ञान में अच्छी ढंग से समझ में आ गया कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यह भी बात सही है कि आप परमानेंट, परपीचुअल यानी निरंतर लॉकडाउन में नहीं रह सकते थे। अब जब हम बाहर आए तो हमारे पास बेहतर संसाधन है, बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं हैं, बेहतर जांच की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के अंदर बेहतर समझ है, तो हम इस प्रकार से अब आगे बढ़ सकते हैं। रही बात विश्व के अन्य देशों से तुलना में, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज चीन को एक बार अलग रख दें, चीन अलग परिस्थिति में है, अलग प्रकार से आरोपित है, तो आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। और इतना ही नहीं रोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात भले ही हमारे राहुल जी को ना समझ में आती हो, संजय जी तो समझदार व्यक्ति हैं, उनको तो समझ में आएगी। 2/3 जनसंख्या गांवों में रहती है, 30% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे इकलौते देश है इस समय। और जहां 27% लोग 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी निरक्षर हैं, और एक मामले में हम अत्यंत विचित्र देश है, एकमात्र देश जहां सुरक्षा कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों पे प्राण घातक हमले हुए, जिस कारण से सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, और उसके बाद मजहबी राजनीति भी हुई उसके ऊपर। तो इन सारी समस्याओं के बीच में से अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं भारत कितनी भिन्न और विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, और मोदी जी ने कितनी कुशलता के साथ इन सारी चीजों के बीच में से देश को निकालने का काम किया है। लॉकडाउन उस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण चीज थी। और अंत में कहूंगा, हमने कितने डेमोक्रेटिक तरीके से किया। याद करिए, लॉकडाउन 1 से जब लॉकडाउन 2 हुआ है तो केंद्र सरकार के लगाने से पहले 4 राज्यों ने 2 दिन पहले बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। 4 राज्य कौन थे? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्षी राज्य थे। यानी हम पूरी उदारता और सामंजस्य के साथ चल रहे थे। विपक्ष के राज्यों को हमने मौका दिया, उन्होंने जो किया हमने उसके बाद उस चीज को किया। लेकिन मसला तो ये है ना सुधांशु जी, इस पूरे घटनाक्रम को दोनों तरीके से देखा जा सकता है। एक, राज्य इसलिए आपके साथ खड़े थे, ये कह रहे थे हम तो केंद्र के साथ हैं, ताकि बाद में कोई ऊंच नीच हो तो ये कहा जा सके सारे फैसले केंद्र ने लिए। और केंद्र इसलिए हर बार राज्यों को बुलाकर, बताकर, ये कहते हुए लॉकडाउन का ऐलान कर रहा था कि हमने राज्यों से सलाह कर ली है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये तो तानाशाही चला रहे थे, जिसका डर हमेशा रहता है इस देश में। नहीं, हम इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं करते। देखिए, हम पहली बात ये कहना चाहेंगे, शुरू में जब यह समस्या आई तो वो कितनी भयानक है और कितनी विराट है। हो सकता है राज्यों को उतना बेहतर जानकारी ना हो, क्योंकि प्रारंभिक जानकारियां केंद्र सरकार के पास से आई। तो पहले राज्यों को स्वयं सेंसिटाइज करना, यानी उस विषय पे जागरूक करना, और उस विषय पे राज्य के अधिकारियों, चिकित्सकों, डॉक्टरों, सबके माध्यम से उस चीज को समझाना वो आवश्यक था। इसीलिए याद करिए, पहले लॉकडाउन में केंद्र के नियम ज्यादा स्पष्ट और कड़े थे। दूसरे लॉकडाउन में राज्यों को तुलनात्मक से अधिक छूट मिली। अब लगभग अधिकांशता चीजें, लगभग सभी चीजें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जा चुकी हैं। तो मैं तो मानता हूं एक व्यवस्थित ढंग से राज्यों को जागरूक करते हुए क्रमशः उनके शक्ति का स्थानांतरण किया गया। ठीक है। अब संजय सिंह, ठीक है, आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, आपने टर्की का उदाहरण दिया। हालांकि बांग्लादेश में 25,000 से ज्यादा केस हैं इस समय, 16 करोड़ की उनकी आबादी है। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ के पार है। मैं उस चीज से हटते हुए जरा वापस देश की राजनीतिक परिदृश्य में आने वाले दिन कैसे होंगे इस देश के लोगों के, उस पर आप लोगों को लाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है लॉकडाउन 5 होना चाहिए? वो भी तब जब लॉकडाउन 4 में ही दिल्ली में लगता है कि लॉकडाउन खुल चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि ये फैसला कोई यहाँ टीवी चैनल पे मैं बोल दूं तो उससे नहीं होने वाला है। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों के बीच जो चर्चा हुई है पहले, और अब आगे जिस प्रकार के बातचीत के बाद जो केंद्र सरकार निर्णय लेगा उसमें हम साथ खड़े हैं। हम कोई अपनी ओर से केंद्र सरकार से अलग हट के फैसला लेने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जानेंगे और हमारी पार्टी की राय जानेंगे तो हमारा ये मानना है कि लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं है। अब आपको जीवन पटरी पर लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए
लॉकडाउन के नियमों का जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, वो लॉकडाउन खुलने के बाद भी उसका हम पालन अगर करें, इस संक्रमण से बचने के लिए हाथ को सैनिटाइज करना हो, मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, इन सारे नियमों का पालन करते हुए अगर लॉकडाउन खोलने का निर्णय केंद्र सरकार लेती है तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार क्या निर्णय करेगी ये उसके ऊपर है। अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन 5 करने का निर्णय लेती है तो वो हमारे लिए उसका पालन करने के अलावा, मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आपने तो 4 में भी लगभग खोल ही रखा है ना सर। पार्टी की राय जानना चाहेंगे तो हम लोग ये मानते रहे हैं कि लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। अगर लॉकडाउन हम अंतहीन तरीके से जारी रखेंगे रोहित जी, तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। इस सच्चाई से भी हमको अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नहीं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। मुझे उम्मीद है सुधांशु जी से मैं सवाल पूछूंगा तो वो भी यही जवाब देंगे कि लॉकडाउन अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने तो लॉकडाउन 4 में भी लगभग ना के बराबर ही लॉकडाउन रख रखा है ना। अभी दिल्ली जाने के बाद तो लगता ही नहीं नोएडा से कि यहां लॉकडाउन है। सीमा पार करते ही महसूस होता है कि नहीं लॉकडाउन खत्म हो चुका है। दिल्ली में उन्हीं चीजों ना रोहित जी, हमने दिल्ली में उन्हीं चीजों को खोला है जिसकी केंद्र सरकार से हमें अनुमति मिली है। अपनी ओर से हमने उसमें एक भी चीज घटाया या बढ़ाया नहीं है। जो केंद्र सरकार से हमें अनुमति मिली है उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने अपना लॉकडाउन खोला है, लॉकडाउन में ढील दी है। अपनी ओर से कोई हमने फैसला अतिरिक्त नहीं लिया है, ये आपके सामने स्पष्ट कर देना। मेरा सवाल कुछ और था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका अक्षरशः पालन किया है, उससे अलग हटके काम नहीं किया। मेरा सवाल कुछ और था। अभी आप 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था मोदी नगर भी होके आए, खाना बांटने गए थे शायद, जहां झगड़ा हो गया आपका। मेरा सवाल ये था कि जब आप दिल्ली से आते हैं गाजियाबाद में, नोएडा में, आपको अंतर महसूस नहीं होता लॉकडाउन में? केंद्र सरकार ने बातें तो यहां के लिए भी वही कही होंगी, जबकि केसेस आपके यहां लगातार बढ़ रहे हैं और अरविंद जी रोज आकर टीवी पर यह बता रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। क्या इसके पीछे छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है अपनी नाकामी को कि जीने की आदत डाल लीजिए साथ में? नहीं, नाकामी छिपाने की कोशिश का सवाल ही नहीं है। हमारी सरकार जो 10 लाख में 7,000 लोगों की टेस्टिंग कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एवरेज हमारा है दिल्ली सरकार का, उस पर तो कम से कम आप नाकामी छिपाने का आरोप तो कतई नहीं लगा सकते। हम सबसे बेहतरीन चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। आप फिर अगर मैं दोहराऊं तो गुजरात मॉडल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहां पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कहीं कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए जवाब यह भी है कि वहां पर आज सबसे ज्यादा देश में मृत्यु दर है, 6% मृत्यु दर है कोरोना संक्रमित मरीजों की। दिल्ली के अंदर मात्र 300 लोगों की, जबकि हमारे केसेस ज्यादा हैं, अब तक जान गई है इस कोरोना से। हमने पूरी कोशिश की है जिन लोगों का जीवन बचाने के लिए, एक एक आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए। ये 300 जानें भी जो गई हैं वो हमारे लिए दुखद हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी हमने इस संक्रमण से लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है। सुधांशु त्रिवेदी, इसलिए अगर आप बात करेंगे दिल्ली की, हम नाकामी छिपाते नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, ठीक है, इस संक्रमण से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, देखिए, लॉकडाउन 5 करेंगे कि नहीं? बात और रोहित जी कह के अपनी बात खत्म। अभी आऊंगा संजय जी, वापस आऊंगा, अभी समय है। एक छोटी सी बात, आप और बोल पाएंगे, अभी समय मिलेगा आपको। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। देखिए, दिल्ली के बारे में जो इन्होंने कहा संजय जी ने कि यहाँ पर उन्होंने लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो यह सत्य है। पूरे भारत में सबसे बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में है। उत्तर भारत में हम लोग कहीं से भी आते हैं तो साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा लैब्स आज की डेट में दिल्ली के पास है। केंद्र सरकार के अत्यंत बेहतरीन अस्पतालों में से अनेक अस्पताल दिल्ली में है। तो दिल्ली में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं भी और उसका नैसर्गिक लाभ इनको मिल रहा है। तो मेरे विचार से आपने बिल्कुल सही कहा, जब अन्य राज्यों से तुलना करें, यहां तक मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, गुजरात में उतने उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं जितनी दिल्ली में है। यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के अनेक संस्थान हैं, तो इस कारण से भी वहां इनको एक एडवांटेज प्राप्त है यहाँ पर। मगर एक बात लॉकडाउन के संदर्भ में कहना चाहूंगा, ये सही है कि लॉकडाउन के साथ जीना, मतलब कोरोना के साथ जीना होगा, लॉकडाउन परमानेंट नहीं हो सकता। परंतु अभी जो स्थिति है दिल्ली में, मेरे विचार से यद्यपि यह निर्णय तो राज्य सरकार को लेना होगा, जो भयंकर रूप से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां भारी संख्या में लोग आते हैं, जैसे मॉल है, जैसे सिनेमा घर है, स्कूल कॉलेज है, क्लब है,
बड़ी बड़ी गैदरिंग है, सोशल हो या रिलीजियस हो, इनके बारे में निर्णय लेना अभी मेरे विचार से बहुत सावधानी से निर्णय लेने का समय है। हमें उनके साथ जीना तो सीखना होगा, परंतु ऐसा नहीं कि उसमें डूब कर जीना सीखना होगा। इस बारे में भी विचार करना होगा और मुझे विश्वास है कि सरकारें इस बारे में विवेक सम्मत निर्णय लेंगी और जो सहयोग केंद्र सरकार से चाहिए होगा, केंद्र सरकार इस विषय में सभी दिशा निर्देश और सहयोग दोनों देने के लिए तैयार। मैंने एक चीज अक्सर पूछी, आज फिर पूछ रहा हूं आप दोनों से। अब तक तो कहा जा रहा था लगातार कि टीम इंडिया है, हम सब लोग एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ देंगे, लेकिन अब जो तस्वीर दिख रही है वो ये है कि कोरोना से तो ठीक है, अब आप ही लोगों को लड़ना है, हम आपस में ही लड़ने बहुत है, जनता के ऊपर छोड़ दिया राजनीतिक पार्टी। रोहित जी, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि चलिए हमारी बात मत मानिए, हमारी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उनकी जो अध्यक्ष की मातृभूमि है इटली, जहां की सरकार ने भारी गलती की, वहां की सरकार ने हग चाइनीज कैंपेन चला दिया था, यानी चीनियों को गले लगाओ, और उस कारण से विस्फोट हो गया वहां। मगर आप बताइए, आपको कई उदाहरण देखा है कि इटली में विपक्षी दल इस क्राइसिस के दौर में सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह दृश्य यहीं पर देखने को मिलता। हमसे न सीखिए, अपनी कर्मभूमि से न सीखिए, जन्मभूमि से सीख लीजिए। ओके, संजय सिंह, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा, 30 सेकंड। देखिए, सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहूंगा, सुधांशु जी, कहीं आपने देखा है कि दिल्ली की सरकार जब इस कोरोना संकट से लड़ रही हो, प्रधानमंत्री के आह्वान पर उनका साथ दे रही हो, तो एक जिम्मेदार सांसद उसी सरकार के खिलाफ उपवास और धरने पर बैठ जाए? आप सत्ता पक्ष में होते हुए इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं, उसके बारे में कभी आपकी पार्टी के अंदर भी चिंता होती है? मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहूंगा सुधांशु जी, मैं बगल के मोदी नगर में गया था जिसका जिक्र अभी रोहित सरदाना जी ने किया। आपके राज्य में भोजन बांटने की अनुमति नहीं है, खाना बांटने हम लोग गए तो वहां पर आपके एक विधायक पहुंच के विरोध करने खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार का चरित्र अगर सत्ता पक्ष के लोगों का रहेगा तो इससे कहीं ना कहीं बहुत किरकिरी होगी और ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप टीम इंडिया की बात करते हैं, इस लड़ाई में एक साथ लेने की बात तो कहते हैं, जमीन पर राजनीति करते हैं, जमीन पर ये देखते हैं कि ये कौन सी पार्टी है, ये खाना बांट सकती है कि नहीं बांट सकती है, लोगों की मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये मुझे लगता है इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक बड़ी लड़ाई है, बड़ा संकट है, एक साथ हमको दिखना भी चाहिए और काम करना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संजय सिंह, धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी। दोनों राज्यसभा के सांसद अपनी अपनी बात रख रहे थे और दोनों की बात के बाद एक चीज तय है कि लॉकडाउन 5 हो नहीं हो, इसको लेकर अभी सरकार को फैसला करना है, लेकिन आने वाले दिनों में देश को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर चढ़ाने के लिए, पूरे देश के लोगों में वापस एक नई जान फूंकने के लिए राजनीतिक पार्टियों को आपस में लड़ने के बजाय मिलजुल कर कोरोना से लड़ना होगा। एक साथ न केवल दिखना होगा बल्कि एक साथ होना भी होगा। छोटा सा ब्रेक, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। आप देखते रहिए आज तक।